अच्छा, एक जरूरी सूचना है कि क्लास में टीचर आ जाए जब चुप रहना चाहिए। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बैठ जा कहीं भी जगह करके, इतना कहाँ लोड लेना। पीछे से दिखाई नहीं देता। यहाँ कौन बैठा है? तेरा बैग कहाँ है? 5-5 है। बैठ जा। यहाँ बैठा लेके। लेट रुक जाऊं? ठीक है। अरे बिठा लो रे कोई यार, ऐसे कौन करता है? यहाँ 5 बैठते हैं ना, तो 5 बिठाओ इसको, बैठ। हाँ, क्लास से कम कर दे। ले, इधर खसक जा, उसको बिठा ले। कहाँ तेरा बैग कहाँ है? लेके आ जा। यहाँ है जगह? कहाँ 5 है? 1 2 3 4 ही तो। यार ऐसे कौन करता है यार? तो रोज वो यहाँ बैठती है, पीछे से आगे कौन आया आज? उसको नहीं देखता पीछे से, उसकी समस्या है तो पीछे जाना चाहती है। ए भाई लोगों, प्लीज। वो सर आके बताएंगे अपने कब चालू करना है। देखो, सुनो मेरी बात। मैं अगर तुम्हारी जगह होता ना और किसी की समस्या होती तो मैं उठ के पीछे चला जाता, पर इतने बड़े तुम दानी हो ही नहीं सकते हो, तो फिर भगवान तुमको सुपरवाइजर कैसे बनाएगा? मैं तो बस में कोई छोटा बच्चा भी खड़ा रहता उसके लिए सीट छोड़ देता हूँ। पर महिलाओं से ऐसी उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। यहाँ देखो कई जगह है क्या? यहाँ बैठ जाओ बेटा, ये जगह खाली दिख रही है मुझे। ये दो कौन है? तुम्हारी क्लास 10:30 बजे से है कि 10:20 है? तो अभी ये बच्चे आ कहाँ से रहे ये बताओ पहले। खाना खाने गए? अच्छा। बेटा तू पीछे रोज बैठती है ना, पीछे से दिखाई नहीं देता है। बिठा लो रे यार, 5 की जगह 6 हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? वेरी गुड, शाबाश। थोड़े और कस को। हाँ, बैठ जाओ। चलो, मेरे हिसाब से तो सब आ गए अभी। हाँ, चलो। कौन बच गया?
क्यों किसी ने यहाँ से पेपर उठाया क्या बेटा? ये 5 और 6 का तो टेस्ट नहीं था, ये 6-7 का, 8-9 का था ना। या मुझे तो नहीं दिखाई दिया, नहीं तो मैं सॉल्व जरूर करा देता। चलो चले आगे। वेरी गुड। चलिए, अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? खरपतवार विज्ञान। और खरपतवार विज्ञान में हमने खरपतवारों के लाभ, हानि और विशेषता 3 चीजें पढ़ ली। साथ ही साथ खरपतवारों का प्रवर्धन और प्रकीर्णन। मुझे बताओ कि आंख नाम के खरपतवार में किस संरचना की उपस्थिति के कारण वो वायु के द्वारा प्रकीर्णन कर सकता है? कोमोस। वेरी गुड। चलो, मुझे एक बात बताओ कि जड़ से किसका प्रवर्धन होता है? और तने से, और पत्तियों से, और ऑफशूट से। हाँ, पथरी के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? और मधुमेह में, मधुमेह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, पीलिया रोग की दवाई किससे बनती है? और ड्रॉपसी नाम का रोग किसकी वजह से होता है? और अस्थमा किससे होता है? पशुओं के दूध में दुर्गंध हुलहुल और प्याजी की वजह से आती। ये तो सब तो याद कर लिया तुमने। नोबल गन्ने के विकास में किसका प्रयोग किया? और कॉफी का स्वाद बढ़ाने वाला खरपतवार कांसनी। मतलब अब मैं बड़े प्रश्न दे सकता हूँ तुम्हारे टेस्ट में, जैसे 2024 के पेपर में आए ना, 4-4, 5-5 लाइन के। चलो, अब अपन पढ़ते हैं खरपतवारों का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण तो लिख लिया ना तुमने? हाँ, हाँ, पत्तियों की संरचना के आधार पर। देखो, अपन ने लिखा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। बताओ 10 खरपतवार थे। कौन कौन से? 11 थे। देखो ध्यान से देखो, कौन कौन से थे? अरे मुझे बोल लेने दो यार। देखो ध्यान से, मुनमुन और सेंजी मकोए के खेत से छोटी पत्ती वाले जंगली जूट, जंगली गाजर और जंगली चौलाई निकाल रहे थे। तभी बथुआ और गोखरू ने हिरण को पत्थर मारा, उसके माथे में गुम्बा उछक गया, है ना? तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे नाम होने की वजह से याद नहीं होते, हो भी जाते हैं तो एग्जाम में जाके फिर भूल जाते हैं, कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि एग्जाम में केवल वही चीज याद रहती है जिसपे 100% कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो 2 आंसर सही दिखने लग जाते, और ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसके लिए ट्रिक्स का सहारा लेना चाहिए। अब कई बार ट्रिक भी भूल जाते हैं, तो फिर अपन ट्रिक भी याद नहीं करेंगे, अपन उसको एक मूवी बना देंगे। शॉट वन टेक वन। एक खेत है, उसका मालिक है मकोए। कौन है? और वहां पे 2 बालिकाएं, एक मुनमुन और एक सेंजी। उस मकोए के खेत से छोटी पत्ती वाले जंगली जूट, जंगली गाजर और जंगली चौलाई, 3 जंगली खरपतवार निकाले। अब जंगली जई और जंगली धान तो सकरी पत्ती वाले यूं ही पता है अपने को, है ना? उसको ध्यान रखना। जंगली जूट, जंगली गाजर और जंगली चौलाई निकाले। तभी स्कूल की छुट्टी होती है। और 2 बदमाश बच्चे, एक का नाम बथुआ और एक का नाम गोखरू। गोखरू नाम से ही बदमाश। वो देखते हैं कि खेत में हिरण चल रहा है, तो वो उसको क्या करते हैं? पत्थर मार देते हैं, उसके गुम्बा उछक जाता है। हो गए 11। देखो अब बताओ, दिमाग पे जोर पड़ा क्या? नहीं पड़ा, और याद भी हो गया। इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अपन अभी तक क्या व्यवस्था करते हैं कि रटते हैं, गोगरू गोगरू बतुआ 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 पत्थर चटा, बेरू पड़ जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा, है ना? तो चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ऐसी ट्रिक बनाना है जो याद रह जाए। अभी मैंने बोला तुमको कहानी दिखाई दे रही हो, ये अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन है। पढ़ाई करते समय इसका जितना ज्यादा उपयोग किया जाता है, चीजें उतनी परमानेंट याद रहती। लिखो ट्रिक। किसकी लिखोगे? चौड़ी पत्ती वाला। जगह की चिंता नहीं करना है ना? सर कॉपी में 4 लाइन तो ट्रिक से ही भर गई।
सेंजी, मुनमुन और सेंजी। जल्दी जल्दी लिखो यार, तुम बहुत धीरे लिखते हो। 11th के बच्चों से धीरे लिखते हो, अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया। मुनमुन और सेंजी मकोए के खेत से छोड़ी पत्ती वाले। जंगली झूठ, जंगली चौलाई, जंगली गाजर निकाल रहे थे। कितने हैं? 3। जंगली झूठ, जंगली चौलाई, जंगली गाजर। तभी तभी बथुआ और गोखरू ने तभी बथुआ और गोखरू ने हिरण को पत्थर मारा। ये हो गए 10, यही लिखे बुक में। और 11वां क्या है? गुम्बा। चलो, वेरी गुड। वैसे भी जो खरपतवार अपन ने देख रखे उनका नाम तो अपन बता ही सकते हैं। जैसे हिरणखुरी है, छोटी पत्ती वाला ही देखा अपन ने, छोटी पत्ती वाला। ठीक। अब सकरी पत्ती वाले की ट्रिक। अच्छा देखो, एक बात बता दूं मैं तुमको। जैसे गेहूं सकरी पत्ती वाला है तो उसका नकलची, जैसे धान सकरी पत्ती वाला है तो, जैसे ज्वार जंगली पत्ती सकरी पत्ती वाला है तो जंगली धान। तो ये तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो फिर एक ट्रिक है इसकी। कांस जन, जन मतलब जनखरा, दूब और मोता, सामा बुरे मामा के घर जाए। कितने हुए बताओ? कांस, जनखरा, दूब, मोता, बरू, गेहूं का मामा और जंगली जय। लिख लो, 8 नाम हो गए। देखो तुमने भी उसी ऑर्डर में लिख रखे हैं। कांस, जन, दूमो, सामा बुरे मामा के घर जाए। ऑनलाइन वाला ग्राहक सर लेट आया करो, खाना खा लेने दिया करो। ये कितना खतरनाक आदमी है। और है एक एक बच्चा अपने अपने हिसाब से पूरी कोचिंग चलाना चाहता है। आगे करो, पीछे करो, टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। ये सब तो मुझे बहाने बनाना चाहिए। सुबह से आता हूँ, रात में 8 बजे घर जाता हूँ। नहीं बोले आप तो पैसे लेते हो, आप क्यों बहाने बनाओगे? बात तो सही है। चलो चले आगे। अब देखो, ऐसा ही एक वर्गीकरण है जिसको हम कहेंगे बीज पत्र के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? बीज पत्र के आधार पर, जिसको हम कॉटिलिडन्स कहते हैं ना। कुछ फैमिलीज मोनोकोट होती है और कुछ डाइकोट होती है। तो इस आधार पर 2 प्रकार के खरपतवार, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को क्या कहते हैं? मोनोकोट। और द्विबीजपत्री को क्या कहते हैं? डाइकोट। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं कहूं कि सभी सकरी पत्ती वाले कैसे हैं?
गुणों को। और सभी चौड़ी पत्ती वाले कैसे हैं? पर कुछ कुछ अपवाद है। जैसे मैं कहूं तुमसे आइकोर्निया, आइकोर्निया किसका नाम है? जलकुंभी का। वहां किताब में दो अलग अलग लिखे, शुरू में भी और आखिरी में भी। आइकोर्निया क्रिसिपस, साइनोटिस और कोमोलाइना। ये कैसे खरपतवार है? चौड़ी पत्ती वाले एक बीज पत्री। ये अलग से लिखना है ना। जलकुंभी, कोमोलाइना, साइनोटिस कैसे जो पत्तियों वाले हैं? चौड़ी पत्ती वाले। पर वो कैसे है? एक बीज पत्री। इधर अपन क्या लिखेंगे? सकरी पत्ती वाले द्विबीज पत्री। इसमें कौन आएगा? एस्परगुला अर्बेंसिस। हाँ, क्या हो गया बेटा? समझ में नहीं आया? थोड़ा बड़ा लिखूं? तू आगे आ जा यार भाई। किसको किसको नहीं दिख रहा? हाथ ऊंचा करो देखे। दूसरे दिन समस्या शुरू हो गई तुम्हारे। एक तुम वहां जाग बैठते हो श्रीलंका में। ये लो, दिख जाएगा। अब इसे बड़ा लिखूंगा फिर बोर्ड में मैटर आएगा। चलो, तो स्पर्गुला अर्वेंसिस किस प्रकार का खरपतवार है बेटा? सकरी पत्ती वाला द्विबीजपत्री। ये जेईटी में पूछा गया। मैंने इससे बड़ा तो आज तक भी नहीं लिखा होगा यार बोर्ड पे, है? एक ही स्टैंडर्ड साइज है, उसी में लिखता हूँ। आज खाने में क्या खा लिया तुमने? है? अरे इधर पीछे क्या खाया? पत्ता गोभी। वो दिमाग पे असर करती। पत्ता गोभी में कीड़ा रहता है जो दिमाग में घुस जाता। ऐसा सुना है तुमने? चलो, हो गया। तो जितने सकरी पत्ती वाले वो एक बीज पत्री है, और जितने चौड़ी पत्ती वाले वो द्विबीज पत्री। और बाकी के नाम अलग से लिख के याद कर लेना, है ना? कि स्पर्गुला की पत्तियां तो सकरी होती है पर वो चौड़ी पत्ती द्विबीज पत्री। और जलकुंभी, कोमोलाइना और साइनोटिस पत्तियां तो छोटी छोटी दिखाई देती है पर वो एक बीज पत्री। चले आगे? नहीं चले? वाह। चले हैं? नहीं। एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है? इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा है। देख, सकरी पत्ती में लिखा है एग्जाम्पल। ऊपर वाला पढ़ना, कल जो पढ़ा। देख, समझ में नहीं आ रहा?
कल नहीं आया तो कल के लिख लेना ना। बहुत खतरनाक आदमी है। कांस जनखरा दो मोता सावा बरू गेहूंसा जंगली जई। ये अभी अभी तो ट्रिक लिखी ना अपन ने, वो बचाने के लिए इतनी सी लिखी है लाइन। नहीं तो वापिस इतने लिखूंगा फिर लिखूंगा बोलोगे ये क्या कर दिया आपने। चल अब अपन पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? अच्छा मुझे बताओ ऋतुओं के आधार पर खरपतवार कितने प्रकार के हो सकते? 3 प्रकार के। लिखो हेडिंग ऋतुओं के आधार पर। अब कई बार क्या होता है, कोई खरपतवार खरीफ में उगता है जो रबी में भी खड़ा रहता है, जायद में भी खड़ा रहता है ना? तो अपने को ध्यान रखना एक खरपतवार 2 ऋतु में भी आ सकता है। मुझे बताओ कितने प्रकार की ऋतुएं हैं भारत में? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद। जो खरीफ के साथ उगे वो क्या है? खरीफ के खरपतवार। जो रबी की फसलों के साथ उगेंगे वो कौन से हैं? रबी के। और जो जायद में उगेंगे वो जायद। जैसे बताओ ज्वार में कौन सा खरपतवार उगता है? बरू, वेरी गुड। गुम्बा, वो भी ज्वार में उगता है। मक्का, ज्वार, बाजरा में स्ट्राइगा उगता है। गेहूं में क्या उगता है? गेहूं सा। और क्या उगता है? बथुआ उगता है ना? धान के अंदर क्या उगता है? जंगली धान। तो वैसे तो अपन पहचान सकते हैं पर अपना दिमाग में एग्जाम में इतना चलता नहीं है, फिर नाम लिखवा देता हूं मैं, है ना? देखो तुम्हें पता है 16 अगस्त 2013 में केदारनाथ में एक बार भूस्खलन हुआ। गांव के गांव तबाह हो गए, भारी तबाही अभी भी हुई इस साल भी। वो एक गांव ही निपट गया पूरा। तो उस समय एक गांव में एक बच्चा रह रहा है छोटू, उसकी फैमिली निपट गई, उसकी खाली बड़ी दीदी बची हुई है ना? अब वो जैसे तैसे घर चला रही, कुछ मुर्गे मुर्गी पाल रखे हैं, जूस की दुकान खोल रखी है। अभी भी बारिश होती है तो पत्थर गिरते हैं, हजारों ही पत्थर गिरते हैं, पानी भर जाता है खेत में, बाहर उलझना पड़ता है। जब जब भी तूफान आता है तब तब ऐसा होता है। वो बच्चा जो है उस दिन को भूल नहीं पा रहा है। इसको कहते हैं ट्रॉमा। क्या कहते हैं? किसी घटना को देख के और डिप्रेशन में चले जाना परमानेंट, उसको क्या कहते हैं? ट्रॉमा। एक दिन ऐसे ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते गुरुजी ने कहा कि बेटा आज बादल अच्छे नहीं आए हैं, तूफान आने वाला, घर जाओ। और वो बच्चे के तो टेंशन और भर गया। उसको लगा जंगल में से हजारों पत्थर गिरेंगे, जूस की दुकान टूट जाएगी, मुर्गे मुर्गी सब उड़ जाएंगे, गर्म पानी भर जाएगा, उलझना पड़ेगा, स्टॉर्म आया है। और वो घर गया, सब भूल गया क्या कहना है। तो उसने कहा जंगली पत्थर हजार, जूस मुर्ग हुलचो बड़ी दीदी स्टॉर्म आया है। और यही ट्रिक है। देखो जंगली धान, पत्थर चट्टा, जंगली पत्थर हजार, हजार दाना, चूट, जंगली जूट, सफेद मुर्ग, जंगली पत्थर हजार, जूस मुर्ग, हुलचो हुल हुल और चोलाई, बड़ी दीदी। बड़ी दूधी नाम का एक खरपतवार आता है। स्ट्राम आया, स्ट्राइगा और मकोए। देखो कितने नाम हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हो गए 10। फिर ऐसे ही अपन लिखेंगे मामा के खेत में प्यासे हिरण के लिए लेता है रस लेने मुनमुन और सेंजी 12 बंकी गए और बथुआ ने कृष्ण मंदिर में प्लान का सत्यानाश किया। तो 11 नाम और हो जाएंगे रवि में। पहले लिखो फिर ट्रिक लिखेंगे आखिर में, है ना?
क्यों कर रहे हो आप? बात करने के तो मना कर रखा ना। चलो अरे लिख लिया बेटा? अरे लिखा क्या? चलो अब कोई तुमको तीन तीन उदाहरण लिखाएगा तो फिर सुपरवाइजर बनोगे क्या? नहीं बनोगे। लिख जल्दी लिख, धीरे धीरे लिखते रहते हैं। 20 खबरा 20 खबरा। चलो चले आगे। अब इनकी ट्रिक लिखना पड़ेगी क्या? चलो लिखो ट्रिक। सबसे पहले किसकी लिखेंगे? ये तो यार बहुत ही धीरे लिखते हैं यार। लिख लिया? दिखा सत्यानाशी काली का। ठीक, चलो लिखो ट्रिक खरीफ की। अब फिल्म का दूसरा सीन है। वो छोटा बच्चा दौड़ के घर जा रहा है और घर जाकर बता रहा है क्या होने वाला है। देखो जंगली पत्थर 1000, जंगली पत्थर 1000, जंगली पत्थर 1000। क्या क्या मत करा करो, जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं ना वो सही सुन रहे हैं। हर चीज का मतलब नहीं निकालना है, लिखना। जंगली पत्थर 1000, जूस मुर्ग हुलचो, जूस मुर्ग हुलचो, बड़ी दीदी। स्ट्राम आया है, स्ट्राई का मको है, स्ट्राम आया है। आधा शर्ट, ट के नीचे ट्रैक्टर, आ की मात्रा स्ट्रा, म मछली का आया है। चलो ये हो गई खरीफ की ट्रिक। देखो जंगली पत्थर 1000, जूस सफेद मुर्ग, जू जंगली जूट और स से सफेद मुर्ग, हुलचो बड़ी दीदी, स्ट्राम आया। ठीक है, चलो अब रवि की ट्रिक लिखो। मामा के खेत में, मामा के खेत में बैठे प्यासे हिरण के लिए, खा लिया खाना? वाह यार शाबाश। मामा के खेत में बैठे प्यासे हिरण के लिए लेथायरस लेने, मामा के खेत में बैठे प्यासे हिरण के लिए लेथायरस लेने मुनमुन और सेंजी। बाराबंकी गए, बाराबंकी जिला है उत्तर प्रदेश में। मुनमुन और सेंजी बाराबंकी गए, तभी
ने कृष्ण मंदिर में प्लान का सत्यानाश किया। प्लान लिखते हैं ना अंग्रेजी में, प्लान, योजना लिखवाऊं क्या? हाँ। तभी बथुआ ने कृष्ण मंदिर में प्लान का सत्यानाश किया। तुम इतने जहरीले कैसे हो, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं प्लान बोल रहा हूं, बोले हैं। चलो अब जायद की ट्रिक लिखो। लिखो, मकोए ने विष पीकर जंगली बालक का सत्यानाश किया। मकोए ने, मकोए खरीफ में भी उगता है, जायद में भी उगता है ना। मकोए ने विष पीकर जंगली बालक का सत्यानाश किया। मकोए ने विष पीकर जंगली बालक का सत्यानाश किया। चले आगे। वेरी गुड। मेरे हिसाब से अब तो याद कर लोगे, ट्रिक्स ही तो याद करना है खाली, है ना। नहीं करोगे टेस्ट में दे दूंगा सही जोड़ी मिलाओ, फिर करना ही पड़ेगा। अगला लिखो, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। वो एक बालक कह रहा, सर आपने उल्टा लिखा दिया, एक के उदाहरण दो में लिखा दिया, दो के एक। बेटा मैंने उदाहरण तो लिखा है नहीं, मैंने तो अलग लिखा है साफ साफ कि जल कुंभी चौड़ी पत्ती वाला एक बीजपत्री खरपतवार है। उसको कहीं अपवाद बोला ही नहीं मैंने। बोला क्या? अपवाद में तो कंफ्यूज होता है आदमी कि अपवाद का मतलब क्या। तो डायरेक्ट याद करो कि चौड़ी पत्ती है और एक बीजपत्री, बस बात खत्म। वहां यूं थोड़ी पूछेगा कि निम्न में से सकरी पत्ती का अपवाद कौन सा है। वो तो ये पूछेगा कि एक बीजपत्री किंतु चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन है। जलकुंभी, साइनोटिस, कुमोलाइना। वो पूछता है सकरी पत्ती वाला द्विबीजपत्री खरपतवार कौन सा है, स्पर्गुला। बस इतनी सी बात है। चलो, जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार हो सकते हैं बेटा? हाँ, 3 प्रकार हो सकते हैं, 1, 2 और 3। 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार। देखो 1 वर्षीय में अपने 12th में तो लिखा हुआ है खरीफ, रबी, जायद के सभी खरपतवार, पर ऐसा नहीं है ना। ये पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा खरपतवार 1 वर्षीय, बथुआ 1 वर्षीय, सीतरी खरपतवार। द्विवर्षीय खरपतवार में सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल कौन सा है बेटा? कासनी है। कासनी को वो अंग्रेजी में पूछ लेता है, सेंकोरियम एंटाइबस। तो ये याद रखना अपने को, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा जंगली गाजर, जंगली मोथा, जंगली जई भी द्विवर्षीय खरपतवार माने जाते हैं। ठीक है। बहुवर्षीय खरपतवार तो इसमें आता है आक, जरायन। जरायन यानी लेंटाना होता है ना। झरबेरी, बेशरम, मोथा, हिरणकुरी, गुल मेहंदी, दूब घास, लट जीरा और कांस। लिख लो। अच्छा, 1 वर्षीय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनुअल। और द्विवर्षीय को बाइनियल। और बहुवर्षीय को पेरेनियल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश भी लिखाया करो। इंग्लिश लिखवा दूं? मैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ, पर डबल कोर्स हो जाएगा, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का।
थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ जरूरी वहां लिख देता हूँ मैं। क्यों दोस्त, सब बढ़िया? वेरी गुड। हाँ, तू मैच करते रहा कर, सही वही लिखवा रहे गलत लिखवा रहे। देख किताब जब्त कर लेता हूँ मिला, पूरा ध्यान किताब में रहता, पता है? किताब खोल के बैठे रहते हो ना, पूरा ध्यान किताब में रहता है। ये गई कितने की है? 700 रुपए की। ले वापिस कर दे रहे यार। 1500 में और भी तो दी होगी ना साथ में। लिख लिया? तो द्विवर्षीय में कौन आएगा? कांसनी। और वो तीनों लिखूं क्या? पक्का? 3 जंगली इडियट्स, जंगली मोता, जंगली गाजर और जंगली जय। अब मैं एक बात बताऊं तुमको, कभी कभी वो इस जंगली गाजर को गाजर घास समझ लेता है, पर जंगली गाजर अलग खरपतवार है और गाजर घास अलग खरपतवार, पढ़ते नियम अलग खरपतवार है ना, इस बात का अपने को ध्यान रखना, ठीक है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज है इसके अंदर। रहने तो, अपने बाप का क्या जा रहा है। अरे अपनी मूवी में गाना तो आया नहीं यार, सीन 2-3 आ गए, गाना डाल ले। चलो लिखो, आ जरा जरबेरी बेशरम, मोही मेहंदी लगा के, धूप में लटका। हीरोइन है कि चुड़ैल है? वो एक बच्चा कह रहा है सर मैं डाउट कैसे भेजूं, मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता हूं। बेटा किसी और के मोबाइल से भेज दे, कोई दिक्कत नहीं। तो तेरा नाम, तेरा फोन नंबर, तेरा बेस नंबर और रॉयल का नंबर तो है ना, इतना कहाँ लोड लेना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यवस्था में सुविधा ढूंढते हैं और एक व्यवस्था में दुविधा ढूंढते हैं। दुविधा में नहीं पड़ना, पड़ोसी का मोबाइल ले लो, पापा का ले लो, छोटे भाई का ले लो, अंकल जी का ले लो, गांव के सरपंच साहब का ले लो, एक दो तो डाउट है, ठीक है? चलो, हाँ, इतना कहाँ लेट। अरे सरकारी नौकरी में रोज समस्या आएगी, समाधान ढूंढने की नौकरी सरकारी नौकरी कहलाती है। चलो चले आगे, लिख लिया गाना? अच्छा कॉपी बंद करो, देखें एक बार करो ना, पेन रख दो अंदर और बंद कर दो। अब बताओ कितने वर्गीकरण पढ़े अपन ने? सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? पत्तियों की संरचना के आधार पर पहले होते हैं छोटी पत्ती वाले और दूसरे होते हैं सकरी पत्ती। छोटी पत्ती वालों की ट्रिक क्या है? कुछ तो आ रहा दिमाग में थोड़ा बहुत, 1-2%, 5%? नहीं आ रहा? आ जरा झरबेरी बेशरम, मोही मेहंदी लगा के धूप में लटका, ये किसकी ट्रिक है? चलो इतना तो याद है, आखिरी आखिरी का। अब छोटी पत्ती की बताओ। मुनमुन और सेंजी मकोए के खेत से छोटी पत्ती वाले जंगली जूट, जंगली गाजर और जंगली चौलाई निकाल रहे, तभी बथुआ और गोकरू ने हिरण को पत्थर मारा, उसके माथे गुम्मा हो जाएंगे। अच्छा ठीक। और सकरी पत्ती वाली? कहा जन धूमो सामा बुरे मामा के घर जाए, तो वो याद करने में थोड़ी तकलीफ आएगी क्योंकि एक लाइन में 8 नाम। चलो
फिर और क्या पढ़ा था अपन ने? जो सकरी पत्ती वाले वो सब कैसे है? एक बीजपत्री, है ना। और जो चौड़ी पत्ती वाले वो सब कैसे है? द्विबीज। पर कुछ कुछ लोग उल्टा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे अपन देखें स्पर्गुला अर्वेंसिस, देखने में तो सकरी पत्ती वाला है पर वो कैसा निकला? द्विबीजपत्री। अच्छा, कोमोलाइना आई, और क्या था? जलकुंभी, एक और जिसको अपन कहते हैं, और एक और साइनोटिस। ये दिखने में तो छोटी पत्ती वाले हैं पर एक बीजपत्री, है ना। तो ऐसे याद करना है जैसे लिखा हुआ। फिर अपन ने देखा अगला वर्गीकरण किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर, खरीफ, रबी और जायद के खरपतवार। खरीफ की ट्रिक क्या थी? जंगली पत्थर, हजार, जूस, मुर्ग, हुलसो, बड़ी दीदी, स्ट्राम आया है ना। जब इतना याद आएगा तो चारों ऑप्शन में से ऑटोमेटिक आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। रबी की ट्रिक क्या है? मामा के खेत में प्यासे हिरण के लिए लेता रस लेने मुनमुन सेन जी बाराबंकी गए, किंतु बथुआ ने कृष्ण मंदिर में प्लान का सत्यानाश। और जायद की, मखोई ने विष पीकर जंगली पालक का सत्यानाश। वेरी गुड। एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। एक वर्षीय में तो एक ही नाम लिखा अपन ने, कौन सा? बथुआ, है ना। अपन शायद गेहूं सा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे खरपतवार है। पर इसका प्रश्न कभी नहीं आता है। प्रश्न किसका आता है? द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। द्विवर्षीय में बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कांसनी। बाकी तीन कौन थे? जंगली गाजर, जंगली मोथा और जंगली जई, थ्री जंगली इडियट, है ना। फिर बहुवर्षीय खरपतवार। अब इसकी ट्रिक बताओ। आज जरा जरबेरी बेशरम मोही मेहंदी लगाकर धूप में लटका, है ना। आग, जरायन, जरबेरी, बेशरम, मोथा, हिरणखुरी, गुल मेहंदी, धूप घास, लट जीरा, घास। देखो पूरी लाइन से सारे नाम लिखे हुए। चले आगे। पक्का पक्का। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण आने वाला है जिसको हम कहते हैं खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। अगर 12th की बुक देखें तो उसमें तो 7-8 प्रकार ही लिखे हैं, पर मैं तुमको कम से कम 20 प्रकार पढ़ाऊंगा। कितने? क्योंकि सुपरवाइजर पेपर बनाने वाले सिर्फ 12th की बुक में से क्वेश्चंस नहीं पूछते। अगर तुमको भरोसा नहीं हो, तुम्हारे पास नोट्स है, 12वीं किताब लेना, 2024 का पेपर लेना और देख लेना क्या पूछा हुआ है और क्या नहीं पूछा। तो अगली हेडिंग लिखेंगे खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। लिखो फटाफट। बेस्ड ऑन क्रॉप वीट रिलेशनशिप। ट्वेल्थ की बुक है तुम्हारे पास? पक्का नहीं है? कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास है। लिख लिया? बेस्ड ऑन क्रॉप वीट रिलेशनशिप। आ जाए यार। दिख रहा है कहीं 12th? कौन से नंबर का चैप्टर है खरपतवार विज्ञान? चौथा है। ये तो पांचवा है ना, शुष्क कहते हैं। ये खरपतवार कुछ लिखा ही नहीं यार इन्होंने तो। कहा लिखा? ये देखो 12वीं में खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे किया हुआ है, अपन देखते हैं।
टॉपिक शुरू हुआ है ना, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र में क्या लिख दिया, 1 वर्षीय खरपतवार 1 वर्ष से भी कम रहते हैं, फिर इसके टुकड़े कर दिए, खरीफ के खरपतवार, रबी के, और बस 2 ही लिखे। अब देखो हिरणखुरी कहाँ लिखा हुआ है, मान लो रबी का खरपतवार है हिरणखुरी, पर वो 1 वर्षीय है क्या, नहीं है, वो तो बहुवर्षीय। अब यहाँ तो दिया ही नहीं उन्होंने, फिर मामला और गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये वर्गीकरण अलग है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय और खरीफ रबी जायद अलग वर्गीकरण। जंगली गाजर, जंगली गोभी, बहुवर्षीय खरपतवार फिर से 2 वर्गों में। कास्टिल, कास्टिल मतलब जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, झरबेरी, है ना। और बाकी सब कैसे हैं, शाखीय खरपतवार जिनका तना हरा रहता। फिर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, कितने कितने उदाहरण लिखे देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ कितने लिखे, 1 2 3 4। फिर और अलग कर दिया वर्गीकरण हो, निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार और सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार, अवांछित खरपतवार, परजीवी खरपतवार। कितने प्रकार हो गए, अ ब स द य र, 6 प्रकार। पत्तियों की संरचना, छोटी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले। फिर मृदा जलवायु के आधार पर अलग कर दिया, है ना, जलमग्न भूमि के, शुष्क क्षेत्र के, कृषित क्षेत्र के, अकृषित क्षेत्र। बीज से उत्पन्न होने वाले, वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले, मतलब जो टाइप था उसको इधर उधर कर दिया। फिर तो खरपतवारों से हानि आ गई, कोई मतलब नहीं। चलो, तो अपन एक ही वर्गीकरण पढ़ेंगे, और इसमें जो जो भी टाइप्स आएंगे वो सब अपने आप में इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, उनका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन नकलची खरपतवार पढ़ेंगे तो नकलची खरपतवार सिर्फ नकलची खरपतवार है, उसका दूसरी किसी चीज से कोई लेना देना। ठीक है, कितने प्रकार पढ़ेंगे, कम से कम 20। कितने पढ़ेंगे, कम से कम 20। फिर एक दो और एक्स्ट्रा अगर लिख लिए तो कोई बुरा मत मानना मेरी बात का। पहला होता है नकलची खरपतवार। क्या होता है बेटा, नकलची खरपतवार या अनुहरण खरपतवार, हालांकि अनुकरण कहना चाहिए पर जेईटी वाले ने अनुहरण लिख दिया उसको, तो अपन भी इसको अनुहरण ही लिखेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं मिमिक्री वीट। क्या कहते हैं बेटा, मिमिक्री का मतलब क्या होता है बेटा, नकल करना, है ना। ऐसे खरपतवार जिनके पौधे अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में फसल के पौधों के समान दिखाई देते हैं, इस कारण से किसान इन्हें पहचान नहीं पाता, उसको लगता है फसल का ही पौधा है, और ये वृद्धि विकास कर जाते हैं। जब बाद में बड़े होते तब पता चलता है कि ये गेहूं नहीं है, ये गेहूं का मामा है ना। तो जब पौधे एक समान दिखाई देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लांट मिमिक्री। क्या कहते हैं बेटा, जब बीज एक समान दिखाई देते हैं तो उसको कहते हैं सीड मिमिक्री। जैसे सरसों में सत्यानाशी क्या दर्शाता है, सीड मिमिक्री, तो उनके बीज मिक्स हो जाते हैं, वो अलग बात है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, केवल प्लांट मिमिक्री। वास्तव में देखा जाए तो ये नकलची खरपतवार हमारी फसलों के ही जंगली रिश्तेदार होते हैं, है ना। जैसे धान में जंगली धान, ज्वार में जंगली ज्वार, गन्ने में कांस, तो कहीं ना कहीं ये उस फसल से ही संबंधित होते हैं, है ना। चलो, तो इसकी थ्योरी बोल के लिखवाऊं कि लिख के लिखवाऊं, लिखो। नकलची खरपतवार या अनुहरण खरपतवार। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मिमिक्री वीड। देखा बेटा, लिखो, ऐसे खरपतवार जिनके पौधे अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में फसल के पौधों के समान दिखाई देते हैं, ऐसे खरपतवार जिनके पौधे अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में
फसल के पौधों के समान दिखाई देते हैं, जिसके कारण किसान इन्हें पहचान नहीं पाता। जिसके कारण किसान इन्हें पहचान नहीं पाता। लिख लो उदाहरण। गेहूं में गेहूं सा और जंगली चई दोनों। गेहूं सा ढूंढना, ये नहीं मिले तो फिर बोर्ड पे से लिखना है ना। मैं हट जाऊं? वेरी गुड। ये दुनिया का पहला स्टूडेंट है जो मास्टर को रास्ते में से हटा देता। एक बालक कमेंट कर रहा है कि सर आप टेस्ट में तो दोगे, लेकिन टेस्ट में सही करने के लिए पढ़ने का मौका भी तो मिले। अगर क्लास में ही ऐसे समय पर लेते हमारे पास 2:40 से वापस क्लास शुरू हो जाती 8:15 तक, क्या करेगा बच्चा? बेटा वही करेगा जो बाकी 10,000 बच्चे कर रहे हैं। क्या तू अकेले ही पढ़ रहा है सुपरवाइजर? नहीं ना, हम भी तो मैनेज कर रहे हैं। सारे बच्चे मिलके बेचारे बिल्कुल शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि शिकायत करने वालों को दुनिया में सफलता आसानी से नहीं मिलती। शिकायत नहीं करना। चले आगे। लिख लिया नकलची खरपतवार? क्या समझ में आया? अरे जब फसलें प्रारंभिक अवस्था में उगती है तो अपने को सारे पौधे किसके दिखाई देते हैं? फसल के। पर वास्तव में क्या होता है, उसमें कुछ खरपतवार भी छुपे होते हैं जो बाद में अपना सही चेहरा दिखाते हैं। चलो दूसरा नंबर लिखो, सापेक्ष खरपतवार। क्या लिखेंगे बेटा? सापेक्ष खरपतवार को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव वीट। अब सापेक्ष खरपतवार पहले हेडिंग लिख के छोड़ देना। एक और होता है स्वयंसेवक खरपतवार, है ना। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। देखो मान लो अपन ने गेहूं की फसल उगाई और अपन ने देखा कि उसमें बिना उगाए चने के 3-4 पौधे उग रहे हैं। वो अपने को नुकसान करेंगे क्या? करेंगे, है ना। जब अपन कटाई करेंगे हार्वेस्टर से तो वो चने उस गेहूं में मिक्स हो जाएंगे। जब मंडी में बेचने जाएंगे तो व्यापारी कहेगा कचरा है। क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा कि किसी बीज के अंदर एक तो हमारी फसल की किस्म का बीज होता है, दूसरा कंकड़ पत्थर फसल अवशेष दूसरी फसलों के बीज और खरपतवारों के बीज होते हैं, जिन्हें भौतिक अशुद्धि या डोकेज कहा जाता है। तो अगर एक फसल के खेत में उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा उग जाए तो उसके बीज फसल के बीजों में मिक्स हो जाते हैं और बीजों की भौतिक शुद्धता को कम कर देते हैं। ऐसे खरपतवार क्या कहलाते हैं? तो खरीफ में खरीफ की दूसरी फसल का पौधा, रबी में रबी की दूसरी फसल का पौधा क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार। कभी कभी मामला उल्टा हो जाता है कि अपन ने सोयाबीन काटे, कुछ दाने खेत में गिर गए। फिर हमने गेहूं की बुआई की तो उगा तो गेहूं, पर उसके साथ कुछ कुछ सोयाबीन ऑटोमेटिक उगा है। मतलब किसी एक ऋतु की फसल में पिछली फसल की कुछ पौधे उग गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वयंसेवक। मतलब अगर ऋतु
मान है, खरीफ में खरीफ, रबी में रबी, तो वो क्या कहलाएगा? सापेक्ष। अगर पिछली वाले का मामला है तो मतलब खरीफ में रबी और रबी में रबी। जैसे कोई पूछे कि गेहूं के खेत में चना उगना किसका खरपतवार का उदाहरण? साप। गेहूं में सोयाबीन उगना स्वयं सेवक। अच्छा, कोई कहते मक्का में जो उगाया है तो स्वयं सेवक, क्योंकि मक्का खरीफ की है और जो रबी का। कोई कहते जो में मूंग उगाया तो वो भी स्वयं सेवक है। जो में चना उगना, मसूर में गेहूं उगना, मतलब अगर ऋतु सेम है तो सापेक्ष और अलग अलग है तो स्वयं सेवक। अब सापेक्ष में थ्योरी लिखो। किसी एक ऋतु की एक फसल के खेत में, किसी एक ऋतु की एक फसल के खेत में उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा, उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा बिना उगाए उग आना क्या कहलाता है? सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। जैसे गेहूं के खेत में चने का पौधा उगाना। अच्छा, बिना उगाए उगना चाहिए, अगर हमने लगाया तो मिश्रित फसल हो जाएगी, है ना? इसलिए अपन ने क्या लिखा? बिना उगाए उगाना। खरपतवार होने का पहला लक्षण क्या है? बिना उगाए उगाते हैं। उदाहरण में क्या लिखा बेटा? जैसे गेहूं के खेत में चने का पौधा उग आना। बहुत लिखवा दिया आप। पूछ रहे बता दो कितना लिखवा दिया? 2 पेज लिखवा दिए। चलो आगे चले। नेक्स्ट, स्वयं सेवक खरपतवार या वॉलेंटियर वीड। अब बताओ इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? उसी शब्द की जगह क्या लिखेंगे? पिछली। बाकी परिभाषा पूरी कैसी है? सेम टू सेम है। क्या लिखेंगे? किसी एक ऋतु की फसल के खेत में पिछली ऋतु की फसल का पौधा बिना उगाए उग आना। किसी एक ऋतु की फसल के खेत में पिछली ऋतु की फसल का पौधा बिना उगाए उग आना स्वयं सेवक खरपतवार कहलाता है। लिखा? जैसे गेहूं के खेत में गेहूं के खेत में सोयाबीन,
अब मुझे बताओ, रबी में रबी उग रहा है तो क्या है? सापेक्ष। और खरीफ में रबी उग रहा है तो, और रबी में खरीफ उग रहा है तो, मतलब एक जैसे नाम हो तो सापेक्ष, और अलग अलग हो तो स्वयं सेवक। वेरी गुड। चलो, अब अगला खरपतवार है अवांछित खरपतवार। नाम सुना तुमने कभी? इसको रोग भी कहते हैं, रोग। राजस्थान में ही कहते हैं, बाकी कहीं नहीं कहते, क्योंकि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोग्यू। क्या कहते हैं बेटा? रोग्यू। अवांछित खरपतवार या रोग खरपतवार। इसका क्या अर्थ हुआ? कभी पढ़ा हो? बीज विज्ञान में भी आता है। जब किसी एक फसल की एक किस्म के खेत में उसी फसल की दूसरी किस्म का पौधा उग जाए, मतलब गेहूं में गेहूं ही है, फिर इससे क्या नुकसान है? आनुवंशिक शुद्धता कम हो जाती है, क्योंकि वो दूसरी किस्म पर परागण कर देती है और हमारे किस्म को खराब कर देती है। ऐसे खरपतवारों को क्या कहा जाता है? रोग। लिखो। जब किसी जब किसी एक फसल की, बोल बोल के जल्दी लिख लेते हो तुम, है ना? जब किसी एक फसल की एक किस्म के खेत में, जब किसी एक फसल की एक किस्म के खेत में उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे उसी फसल की दूसरी किस्म के पौधे बिना उगाए उग जाते हैं, तब उन्हें रोग्यू कहा जाता है। ROGUE। तब उन्हें रोग्यू कहा जाता है। जैसे जैसे गेहूं की लोक 1 किस्म के खेत में जैसे गेहूं की लोक 1 किस्म के खेत में सोनालिका के पौधे, जैसे गेहूं की लोक 1 किस्म के खेत में सोनालिका के पौधे। तो फसल तो एक ही रहेगी, यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है? किस्म बदल रही है। चल, अब नीचे 2 पॉइंट लिखेंगे नोट लगा के, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सापेक्ष एवं स्वयं सेवक खरपतवार बीजों की भौतिक शुद्धता को कम करते हैं। सापेक्ष एवं स्वयं सेवक खरपतवार बीजों की भौतिक शुद्धता को कम करते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? रोगियों खरपतवार बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को कम करते हैं। फिर से बोलूं क्या? सापेक्ष एवं स्वयं सेवक खरपतवार बीजों की भौतिक शुद्धता को कम करते हैं, जबकि रोगियों खरपतवार बीजों की जबकि रोगियों खरपतवार बीजों की आनुवंशिक शुद्धता को कम करते हैं।
आनुवंशिक शुद्धता कम कब होती है? जब डीएनए चेंज हो जाता है। डीएनए चेंज कैसे होता है? पर परागण से, है ना? क्लियर है मामला? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ, अपन ने खरपतवारों के कितने प्रकार पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। सबसे पहला कौन सा पढ़ा? नकलची खरपतवार, है ना? ऐसे खरपतवार के पौधे जो फसलों समान दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार। दूसरा सापेक्ष खरपतवार, एक किस्म, एक फसल की, एक ऋतु की फसल में उसी ऋतु की दूसरी फसल का पौधा। फिर तीसरा क्या पढ़ा? स्वयं सेवक खरपतवार, पिछली ऋतु का पौधा अगली ऋतु में उगना। और पांचवा क्या पढ़ा? पांचवा तो अभी पढ़ाया ही नहीं मैंने। चौथा रोग्यू, एक फसल की एक किस्म में सेम फसल की दूसरी किस्म का पौधा। वेरी गुड। चलो, अब पांचवें नंबर पे आता है अनिष्टकारी खरपतवार या अड़ियल खरपतवार। अंग्रेजी में कहते हैं नॉक्सियस वीड। अब जेईटी ने क्या करा पता है? 2021 में हिंदी में तो लिख दिया विशेला खरपतवार और अंग्रेजी में लिख दिया नॉक्सियस वीड। विशेला खरपतवार तो अलग होता है, उसको कहते हैं पॉइजनस वीड। मतलब दो को मिला दिया एक ही ऑप्शन। खैर बच्चों को तो दो ही का मतलब नहीं पता था, तो सही लगा के आ गए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाकी 3 ऑप्शन आते हैं, चौथा नहीं आता, वही उत्तर होता है ना? ऐसे खरपतवार जिन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है, उनको अपन काट देते हैं वो फिर उग जाते हैं, अपन उनको जला दो वो फिर उग जाएंगे, अपन उनपे कीट खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दो वो फिर उग जाएंगे, अपन उनपे कीड़े छोड़ दो वो खा के खत्म कर देंगे वो फिर उग जाएंगे। मतलब एक बार जिस जगह पे कब्जा कर लिया, मतलब कर लिया, जैसे घास वाले खरपतवार होते हैं ज्यादातर, घास, मोथा, धूप घास, ये सब क्या करते हैं? एक बार कवर कर लिया मामला, मतलब लिखो अनिष्टकारी खरपतवार या अड़ियल खरपतवार, नॉक्सियस वीड। ऐसे खरपतवार जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे खरपतवार जिन्हें पूरी तरह से नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे धूप घास, मोथा घास, वैसे गाजर घास भी इस श्रेणी में प्रवेश कर चुका है ना? लेंटाना कैमरा भी इसमें आ गया। लिख लिया बेटा? जैसे धूप घास, मोथा और घास। अगला खरपतवार कौन सा है बेटा? विषैला खरपतवार या पॉइजनस वीड। ऐसे खरपतवार जिनमें जहरीले विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, है ना? अगर कोई पशु इनको ज्यादा मात्रा में खा ले तो मृत्यु भी हो सकती है। जैसे ज्वार में एसीएन होता है तो जंगली ज्वार यानी बरू में भी एसीएन होता है, और इसके कारण पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। अपन ने पढ़ा था ना खरपतवारों से हानियां। विषैला खरपतवार, ऐसे खरपतवार पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। उदाहरण बरू। लिखो ऐसे खरपतवार पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं।
ऐसे खरपतवार पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे जंगली ज्वार या बरू। HCN की उपस्थिति के कारण पशुओं की मृत्यु के लिए तो मालूम है अफ्रीका के जंगलों में कुछ पेड़ ऐसे पाए जाते हैं जिनके नीचे जाओ तो ऑटोमेटिक नींद आने लगती है, और जब वो आदमी वहां सो जाता है फिर कभी उठ नहीं पाता है। थोड़े दिन बाद उस आदमी का विच्छेदन हो जाता है और उस पेड़ को पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। सुलाने वाला पेड़ है ना। बहुत सारे ऐसे झाड़ियां पाई जाती जंगल में जिनके पास जाने से आदमी सब कुछ भूल जाता है, मेमोरी लॉस। उनमें से ऐसी सुगंध आती, वो जैसे ही दिमाग में जाती सब कुछ वो ये भूल जाता है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों। फिर साथ वाले कभी उसको पकड़ते 2-4 घंटे बाद फिर याद आना शुरू होता है। अरे सच में पाए जा रहे। तूने पढ़ा ना कीट भक्षी पौधे, तो फिर सब तरह के पौधे भी है दुनिया में। चलो अब नेक्स्ट नंबर आता है अपना आरोही खरपतवार। इनको कहते हैं क्लाइंबिंग वीड। हॉर्टिकल्चर पढ़े होंगे ना, क्लाइंबर्स। और यार ट्रेलिंग वीड्स भी कहते हैं। ऐसे पौधे जिनका तना कमजोर होता है, जो खुद खड़े नहीं हो सकते, वो दूसरे पौधों का सहारा लेकर के या दीवार का सहारा लेकर ऊपर की ओर गति करते हैं। इनमें स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है जिसको प्रतान कहते हैं, टेंटिकल्स या टेंडल्स। देखा तुमने कभी? आरोही खरपतवार लिखो, क्लाइंबिंग और ट्रेलिंग वीड्स। ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, वृद्धि करते नहीं लिखेंगे ना। ऐसे खरपतवार जो दूसरे पौधों का सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। पूर्ण विराम। इनमें स्प्रिंग के समान संरचना, कोष्टक में लिखना प्रतान, लिख लोगे। इनमें स्प्रिंग के समान संरचना प्रतान पाई जाती है, जो इन्हें ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सभी कद्दूवर्गीय पौधे जो है वो बेल वाले पौधे होते हैं, लता वाले पौधे होते हैं, और उनके अंदर सब में प्रतान पाया जाता है। देखा तुमने कभी ध्यान से? नहीं देखा? अरे स्प्रिंग जैसे संरचना बन। मटर में भी प्रतान पाया जाता है, ये प्रश्न भी सीयूईटी ने पूछ लिया है ना। तो प्रतान युक्त खरपतवार क्या कहलाएंगे? आरोही खरपतवार, जैसे हिरणखुरी और मुनमुना। कद्दूवर्गीय में होता है, और किसमें होता है? मटर में, हिरणखुरी और मुनमुना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पौधों में जीवन होता है क्या बेटा? है? अरे होता है कि नहीं होता है? दिमाग होता है क्या? नहीं होता, पर बुद्धि होती है। बोले हाँ
आप ऐसा कैसे कह सकते हो। चलो एक अपन वीडियो देखते हैं। तुमको वो तकनीक पता है जब वीडियो की स्पीड अपन 2x में बढ़ा देते हैं, है ना। अगर 100x में बढ़ा दे तो उसको टाइम लैप्स कहते हैं। 2x 4x 8x 16x, तो टाइम लैप्स किया हुआ वीडियो है। ये कुछ ज्यादा टाइम लैप्स कर दिया इसने यार, इतना नहीं करना, अपने थोड़ा कम करना है। ये वाला ध्यान से देखना और महसूस करना। ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है ना, स्लो नहीं है। दिन भर में इधर से उधर होता है खाली। अब देखो इसके अंदर आंख भी नहीं है, फिर भी इसको पता है कि एक वायर इधर है और एक वायर इधर है। छूट गया ना। देखो तार पकड़ने की कोशिश करा, अब देखो उसने अच्छा देखो उसको पता है कैसे बांधना है। देखो ये एक बच्चे को कह दो बांधना है तो उसको पहले सिखाना पड़ेगा। इस पौधे को सिखाने की आवश्यकता। अच्छा इसको फिजिक्स भी आता है, इसको पता है कि टावेर को ज्यादा मरोड़ो तो दोनों आदमी पास पास आ जाते हैं। सीधे खड़ा होना ना उसको। मतलब पौधे गति करते हैं पर साधारण रूप से हम उन्हें देख बहुत स्लो करते हैं। ये कैमरा लगा के किया हुआ है, असली पौधा है। हो गया सीधा देखो, और वृद्धि कर रहा है। एक और उधर दूसरी तैयारी है। ये देखो टिश्यू। अच्छा देखो उसने एक उधर से पकड़ा है तो एक इधर से, दोनों एक पे निर्भर, बीच में वृद्धि करेगा वो। चलो तो आज हमें ये पता चला पौधों में बुद्धि भी होती है। चलो खाली स्टूडेंट्स में नहीं होती है। चलो तो इसके उदाहरण क्या लिखे तुमने, बताओ पहले। हाँ, हिरणखुरी और मुनमुना। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता परजीवी खरपतवार। कभी नाम सुना है तुमने? हाँ, लिखो हेडिंग परजीवी खरपतवार। हाँ, आठवां ही है क्या? ये लो आठवां। यस, अमरबेल किसमें? नहीं, अमरबेल जमीन में उग के और ऊपर थोड़ी चढ़ती है, वो तो ऊपर ही ऊपर रहती है। अरे देखा कि नहीं तुमने? अरे अमरबेल में कोई प्रतान नहीं पाया जाता, वो तो खुद ही लिपटता है, इसमें आएगा वो। ठीक है, अमरबेल तो तने से ही लिपट जाती है, उसके पास कौन सा प्रतान है। चलो चले आगे। अब देखो परजीवी खरपतवार अब किसको कहेंगे? ऐसा खरपतवार जो फसल के पौधे से ही सीधे पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है
बाकी खरपतवार कहते हैं तेरे को पानी नहीं पीने दूंगा, तेरे को पोषक तत्व नहीं लेने दूंगा, तेरे को प्रकाश नहीं लेने दूंगा, कंपटीशन करते हैं, तेरे को सुपरवाइजर नहीं बनने दूंगा। पर ये जो परजीवी खरपतवार है यूं कहते हैं कि काम कर तू सुपरवाइजर बन जा, तू पैसे भी खूब खा, मैं तेरे वीडियो बनाऊंगा और ब्लैकमेल करूंगा। नहीं समझे? मतलब पोषक तत्व तू ग्रहण कर ले, मैं तो तेरे से डायरेक्ट ले लूंगा, कौन मेहनत करे। समझे कि नहीं? तो ऐसे खरपतवार जो फसल के पौधों के ऊपर सीधे निर्भर करते हैं पोषक तत्वों के लिए, ये इनसे कंपटीशन नहीं करते हैं, ये इनके ऊपर ही आश्रित रहते हैं कि तू खूब कमा, मैं तेरे से डायरेक्ट ले लूंगा, है ना? तो ये सीधे पोषक तत्व पौधों में से ग्रहण करते हैं, मृदा से, वातावरण से ग्रहण नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परजीवी खरपतवार। अब इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक है, तुम सब जानते हो। क्या ट्रिक है बेटा? सी से कस्कूटा, एल से लोरेंथस, ओ से ओरोबंकी और एस से स्ट्राइका। पर कभी कभी इनके हिंदी नाम पूछ लेते हैं। बताओ कस्कूटा का हिंदी नाम क्या है? अमर पेड़। लोरेंथस का बांदा। ओरोबंकी का भूई फोड़ा और स्ट्राइका का अगिया। ढूंढना पड़ते, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कौन से पौधे पर पाए जाते हैं? तो जिस पौधे पर खरपतवार जिंदा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? परपोषी। और जो खरपतवार खुद होता है उसको क्या कहते हैं? परजीवी। तो अमर बेल किसका खरपतवार है बेटा? रेजका और बर्च। मैं तुमको बता देता हूँ, ये चौड़ी पत्ती वाले पौधों में लगता है। सकरी पत्ती वाले पौधे, उनकी जो पत्तियां होती है वो धारदार होती है, उनको ब्लेड लीव्स कहते हैं। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरे की पत्तियों में अपन दौड़ लगाते हैं, कट लग जाता ना कभी कभी, बचपन में एक आध बार तो लगा होगा कहीं, है ना? तो इस कारण से अमर बेल सकरी पत्ती वाले पौधों में जीवित नहीं रहे, वो कट जाता है खुद ही, हवा चलती है, घिसाते घिसाते दो टुकड़े हो जाते। फिर किस में लगेगा? हमेशा छोटी पत्ती वाले पौधे। लोरेंथस आम, अमरूद और चाय का खरपतवार। ये आईसीआर में चाय भी पूछा हुआ है ना। ओरोबंकी सरसों और तंबाकू का खरपतवार। और कोई आपसे पूछे कि सोलेनेसी कुल का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? ओरोबंकी। और स्ट्राइका किस में लगता है? मक्का, ज्वार, बाजरा। कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं C4 पौधों का खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइका। ठीक है। अब ये कहानी ऐसी थी कि पहले यही प्रश्न आता था कि निम्न में से परजीवी खरपतवार कौन सा है, कोई भी बता देता था ट्रिक से। अब क्या दिक्कत आ रही है? क्यों पूछ रहा है कि सरसों में लगने वाला परजीवी खरपतवार कौन सा है? ओरोबंकी। स्ट्राइका किस में लगता है? मक्का, ज्वार, बाजरे में। अब और आगे बढ़ गया मामला, अब वो संबंध पूछने लग गए। संबंध समझते हो? जैसे एक संबंध होता है फूफा जी और भतीजे का, वैसे ये कस्कूटा जो है ये पूर्ण तना परजीवी है। कैसा है बेटा? ये अर्ध तना परजीवी। ओरोबंकी पूर्ण जड़ परजीवी और स्ट्राइका अर्ध जड़ परजीवी। अब ये कुछ बात समझ में आई क्या? ईमानदारी से बताना, यस तो यस और नो तो आई कि नहीं आई? आ गई? चलो, जिसके नहीं आई उसके बेचारे समझा देता हूं मैं, है ना। मान लो ये हमारी फसल का पौधा है, किसका है बेटा? ये तो परपोषी कहलाएगा और खरपतवार क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा। तो फसल का पौधा तो क्या है?
परपोषी। अब देखो, ये जो ग्रीन कलर से बना ये कौन सा पौधा है बेटा? फसल या परपोषी। और जो पीले रंग का बनेगा वो क्या रहेगा? खरपतवार या परजीवी। पहली कंडीशन क्या कहती है? पूर्ण तना परजीवी, यानी खरपतवार का पौधा पूरी तरह से निर्भर करता है। किस पे करता है? अपने परपोषी के तने पर निर्भर करता है। अगर परपोषी पौधे की मृत्यु हो जाती है तो खरपतवार भी मर जाएगा, जैसे अमरबेल। ठीक है, किसका उदाहरण है? पूर्ण तना परजीवी, मतलब पूरी तरह से किस पर निर्भर कर रहा है? अपने होस्ट के तने पर निर्भर कर रहा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है अपनी? अर्ध तना परजीवी। क्या कहती है बेटा? खरपतवार के पास अपनी पर्सनल जड़ें भी है, और फिर आके पोषक तत्व तो कहां से प्राप्त कर रहा है? मतलब निर्भर तो तने पर कर रहा है, पर पूरी तरह से आधा कर रहा है। अगर फसल का पौधा मर भी गया तो ये जिंदा रह जाएगा, है ना, जैसे लोरेंथस या बांदा। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी? हाँ, पूर्ण जड़ परजीवी, औरोबंकी। खरपतवार का पौधा पूरी तरह से निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है? फसल की जड़ों पर। और बाहर ऐसा दिख रहा है जैसे कोई लेना देना ही, मतलब ये मृदा से पोषक तत्व तो प्राप्त नहीं करता है, डायरेक्ट कहां से करता है ना? औरोबंकी को ब्रूम रैप कहते हैं, जड़ों को बांध के झाड़ू जैसा बना देता है ना? चौथा क्या था? अर्ध जड़ परजीवी, मतलब खरपतवार के पास अपनी जड़ें अलग है, और इधर से एक दो पाइपलाइन उसने इधर भी डाल रखी, मतलब मृदा से भी प्राप्त कर रहा है और फसल के पौधों की जड़ों से भी प्राप्त कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है पहले से थोड़ा तो ज्यादा समझ में आया होगा, है? पक्का? अच्छा बताओ, पूर्ण तना का उदाहरण क्या है? अमरबेल। एक पौधा 16,000 बीज भी बना सकता है और तने से भी प्रवर्धन कर सकता है। अर्ध तना का लोरेंथस लिखूं, बांदा लिखूं? बांदा लिख देता हूं। इधर क्या लिखूं? औरोबंकी। हो सकता है पेपर बनाने वाले को भी हिंदी नाम नहीं आए, नहीं आता है ज्यादातर। आजकल शॉर्टकट से प्रोफेसर बन जाते हैं। पहले क्या ओरिजिनल किताबें पढ़ते, राजेंद्र प्रसाद, सिद्धा सिंह, रेड्डी एंड रेड्डी, एस आर रेड्डी, और भी आईसीआर से अलग अलग जो हैंड बुक्स पब्लिश होती वो पढ़ते थे। जब प्रोफेसर के एग्जाम्स होते, इंटरव्यू होते थे, तो उनमें से प्रश्न आते थे। अब जो पेपर बनाने वाले हैं, एआरएस नेट वाला, उनको लगता है कौन मेहनत करे, मार्केट से किताब लाओ, एक ही किताब में सारे सब्जेक्ट, उनमें से उठा उठा के बना देते हैं। तो पढ़ने वाले वही पढ़ने लग, जैसे अपन सुंडा पढ़ते हैं ना, पूरा राजस्थान एक साथ। क्यों? क्योंकि कुछ साल तक पेपर बनाने वालों ने उसमें से ही बना दिया था, तो लोगों को लगा इतना सारा पढ़ने की जरूरत क्या है। अब मामला फिर चेंज कर दिया है, अब सुपरवाइजर पेपर मिलाने जाओ, मिलते ही नहीं। चलो, तो अब वो जो ओरिजिनल मटेरियल था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सारा मामला कहाँ से चल रहा है? शॉर्टकट्स, है ना? चलो, लिखोगे इसको? लिख लो। आधे बच्चों ने इतना खाना खाया है अभी दबा दबा के, अब 1 घंटा हो गया, और खाना खाने के 1 घंटे बाद जो नींद आती है, साक्षात यमराज भी आ जाए तो आदमी कहता है कि रुक जा यार, आधे घंटे सो लेने दे, फिर ले जा।
लिखो लिखो। चले नौजवानों, अरे लिखा क्या? चल, ये फोटो बनाना है क्या नहीं बनाना? बना लो। अरे पूर्ण तना, अर्ध तना, पूर्ण जड़, अर्ध जड़, इतना ही लिखना है, उसमें क्या लिखना है? ये तुम ऐसे डायरेक्ट बाईपास कहाँ चले जाते हो? देखो, बार बार बाहर जाना, इसको बहुमूत्र रोग कहते हैं, डायबिटीज की निशानी है ना। डायबिटीज जो होता है ना, शुगर की बीमारी, उसको बहुमूत्र रोग कहते हैं, उसका आदमी रुक नहीं पाता। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या आ रही हो ना, तो चेकअप करवाओ भाई। एक आदमी दिन भर में 4 बार जा सकता है, अगर इससे ज्यादा जा रहे हो तो मामला गड़बड़ है। हाँ, 4 बार। तुम तो हर घंटे में चले जाते हो, तो इतना कैसे बनाते हो? अरे भाई, पानी ज्यादा नहीं पी, किडनियां काम नहीं कर रही ठीक से। बना लिया? क्या आ गया रे? कल्चर का है, एग्रीकल्चर का नहीं है। हाँ, लो आगे चले क्या? हाँ, नहीं चले? अरे बताओ। सारे चित्र बनाना है। अरे बना लिया हो तो आगे चले। अभी तो एक ही नहीं बनाया, देखो 4 तो कब बनेंगे? चलो बनाओ, जल्दी बनाओ यार, तुम है ना टाइम पास बहुत करते हो, फिर मेरे से कहते हो कि सर कोर्स धीरे चल रहा है। उल्टा ही सिस्टम है। पत्तियां बाद में बना लेना, 2 कलर के पेन यूज कर लो, एक ही कलर में दोनों ही बना दिए। ये कितना खतरनाक मामला है तुम्हारा। इधर वाले बच्चे ज्यादा समझदार हैं, बात नहीं करते हैं ना। है वाह यार, कल से तो तू कहेगा डांस कर दो फिर। चलो चले आगे बेटा। अरे भाई चलने दो यार। चलो अगले होते हैं बेटा निरपेक्ष
निरपेक्ष खरपतवार। कौन सा नंबर आ गया अपना? 90। इनको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट वीड। फिर आते हैं विकल्पी खरपतवार। फिर आते हैं अविकल्पी खरपतवार। सब पढ़ा दूं मैं एक साथ ही तुमको, क्योंकि तुम घर जाने की कोशिश कर रहे हो। चलो, ये लिखा क्या? निरपेक्ष खरपतवार। देखो, अपन ने वैज्ञानिक नाम देखे, 25 नाम तुमने लिखे भी सही, बाकी उस तुम्हारे नोट्स के पीछे 53, 54 और है। ये सब खरपतवार है, जहां भी उगेंगे वहां नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब ऐसे पौधे जो निश्चित रूप से खरपतवार होते हैं, वो कहीं भी उग जाए, चाहे खेत में उग जाए, चाहे प्लॉट में उग जाए, चाहे सड़क किनारे उग जाए, वो हमेशा कैसे माने जाते हैं? हानिकारक। जैसे गाजर घास खरपतवार है तो है ही है, लेंटाना खरपतवार है। तो ऐसे सभी खरपतवार जो खरपतवार है उनको क्या कहेंगे? निरपेक्ष या एब्सोल्यूट खरपतवार। पर इसमें 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा। किसको छोड़ेंगे? सापेक्ष, स्वयंसेवक और रोग्यु। चने का पौधा चने के खेत में उगेगा तो फसल है खरपतवार, पर गेहूं के खेत में उग गया तो खरपतवार है। तो वो निरपेक्ष खरपतवार नहीं है, वो सापेक्ष खरपतवार है ना, तुलनात्मक खरपतवार। स्वयंसेवक भी ऐसा ही है और रोग्यु भी ऐसा ही है। तो इसमें अपने को लिखना है, देखो, सापेक्ष, स्वयंसेवक एवं रोग्यु को छोड़कर बाकी सभी खरपतवार। सापेक्ष, स्वयंसेवक एवं रोगियों को छोड़कर सापेक्ष, स्वयंसेवक एवं रोगियों को छोड़कर सभी खरपतवार। किसके उदाहरण है? निरपेक्ष खरपतवार। उदाहरण लिख रहा हूं 53। तो इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं वो सब क्या है? निरपेक्ष खरपतवार, है ना। फिर एक शब्द आता है विकल्पी खरपतवार और एक शब्द आता है अविकल्पी खरपतवार। विकल्पी खरपतवार को हम कहते हैं फैकल्टेटिव वीड। ऐसे खरपतवार जिनके पास विकल्प है, ये खेतों में भी उग सकते हैं और जंगली अवस्था में भी उग सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? विकल्पी खरपतवार। पर जो केवल ही खेतों में उग सकते हैं, जंगली अवस्था में कंपटीशन नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहते हैं? अविकल्पी खरपतवार, ऑब्लिगेट वीड्स। तो पहले लिखो विकल्पी खरपतवार। लिखो, ऐसे खरपतवार खेतों के साथ साथ, ऐसे खरपतवार खेतों के साथ साथ जंगली अवस्था में भी आसानी से ऐसे खरपतवार खेतों के साथ साथ जंगली अवस्था में भी आसानी से उग आते हैं। ऐसे खरपतवार खेतों के साथ साथ जंगली अवस्था में भी आसानी से उग आते हैं। जैसे गाजर घास, देखा तुमने, सड़कों के किनारे पाया जाता है ना। तो ये कहां पाए जाएंगे? खेत में भी पाए जाएंगे, प्लस जंगल में भी पाए जाएंगे। गाजर घास, आक, और भी जितनी लंबी लिस्ट बनाओगे, लेंटाना, है ना, जरबेरी, सब दूर खेत में भी उग जाए, बाहर भी उग जाए। अविकल्पी खरपतवार, ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में ही पाए जाते हैं।
ये जंगली अवस्था में प्रतियोगिता नहीं कर पाते हैं। ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में नहीं पाए जाते। ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में ही पाए जाते हैं। ये जंगली अवस्था में प्रतियोगिता नहीं कर पाते, मतलब इनकी आदत खराब हो गई। अब इनको भी खाद, बीज, दवाइयां सब सही है, व्यवस्थित काम, सिंचाई समय समय। ऐसे खरपतवार जो केवल खेतों में ही पाए जाते हैं, जंगली अवस्था में प्रतियोगिता नहीं कर पाते। जैसे गेहूं साफ और हिरणखुरी। खेत के बाहर देखे जा सकते हैं? नहीं देखे जा सकते, बहुत मुश्किल है। फिर देखो फसल बंध खरपतवार। क्रॉप बाउंड वीड। तुम लिख पा रहे हो मेरी स्पीड से? हैं? कोई नहीं लिख पाया तो हाथ ऊंचा कर देना। लिखो फसल बंध खरपतवार। इनके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ रहता। बताओ क्या मतलब निकलेगा? ऐसे खरपतवार जो केवल विशेष फसलों के साथ ही पाए जाते हैं, अन्य कहीं भी नहीं पाए जाते। देखो ये खरपतवार अभी तो अविकल्पी पे पहुंचा है। कर क्या रहा है भाई मेरे? ऐसे खरपतवार जो केवल फसल विशेष के साथ ही उगते हैं। ऐसे खरपतवार जो किसी फसल विशेष के साथ ही उगते हैं, मतलब दूसरी फसलों के खेत में भी नहीं पाए जाते। जैसे गेहूं में हिरणखुरी और बरसीम में कांसनी। जैसे गेहूं में हिरणखुरी और बरसीम में कांसनी। चलो कितने प्रकार हो गए? और पढ़ोगे? रहने दो। अम्लीय भूमि के खरपतवार, क्षारीय भूमि के खरपतवार, रेगिस्तानी खरपतवार, जलीय खरपतवार, कल पढ़ेंगे। अच्छा चलो ठीक है। देखो अभी है ना, अंबानी जो है ना, अंबानी, उन्होंने एक वो जंगल बना रखा है आर्टिफिशियल, वन तारा, है ना, बहुत लंबा चौड़ा जंगल है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अंबानी इतना पैसा फालतू में बर्बाद नहीं करता है, वो कार्बन क्रेडिट इकट्ठी कर रहा है। क्या इकट्ठी कर रहा है? अभी कार्बन क्रेडिट क्या है, ये अपने करंट अफेयर्स में आ सकता है प्रश्न, एग्रीकल्चर के, है ना। जो भी विकसित देश है उनका ये मानना है कि अगर एक आदमी फैक्ट्री लगा के प्रदूषण कर रहा है और इसका दुष्प्रभाव बाकी के लोगों पर, निर्दोष लोगों पे पड़ रहा है, तो क्या वो अकेला ही पैसे कमाने का हकदार है? नहीं है। तो जैसे बड़े बड़े यूरोपियन देश है या अमेरिका है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, वहां से 10 टन CO2 रोज निकलती है, तो मुझे इतना जंगल लगाना पड़ेगा जो 10 टन CO2 को अवशोषित कर ले। अब वो आदमी फैक्ट्री खोलेगा, जंगल लगाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। सही बात है कि नहीं?
तो अंबानी जितनी फैक्ट्री लगाएंगे उसके पहले इतने जंगल वो लगा रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। यही कार्बन क्रेडिट जो है किसानों को भी मिलेगी। किसको मिलेगी? क्योंकि अपन खेती करते हैं, अपन खेती करते हैं तो वो फसलें CO2 को अवशोषित करती है। मान लो मेरे गांव के सारे किसान हैं, मैंने एक कंपनी बना ली मेरे नाम कि तुम सब जो भी फसल लगाते हो मैं तुमको हर साल 5-5 हजार दूंगा। क्या दूंगा? किसान पूछेंगे काहे के? बोले फ्री के, तुम बस फसल लगाते रहो, बस साइन करते रहना मैं जहां बोलूं। तो एक फर्म बना लेंगे कि हम लोग कार्बन क्रेडिट इकट्ठी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड करवा लिया अपन ने, देख लिया कि 1000 हेक्टेयर पे हर साल 2 फसलें लगाई जा रही, वो सारी कार्बन क्रेडिट किसके नाम पे है? अपने नाम पे। अब अपने गांव के आसपास या कहीं बंबई में कोई फैक्ट्री लगा रहा है और उसको 10,000 कार्बन क्रेडिट की जरूरत पड़ी, अपन ने उसको कहा कि हाँ दे देंगे, चलो कितने पैसे देगा? बोल 2 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे? तो वो उधर फैक्ट्री खोल लेगा, अपन उसको कागज दे देंगे कि इसके कार्बन क्रेडिट हम इधर बना रहे हैं, फसलें उगा। तो ये भविष्य में खेती और फायदे का सौदा हो जाएगी, पर उसके लिए किसानों को जागना पड़ेगा। नहीं तो मेरे जैसा कोई आदमी आके 50 साल 100 साल के लिए क्रेडिट खरीद ले, चल 100 साल के लिए साइन कर दे। अब किसान तो लाख रुपए दे के तुरंत साइन कर दे। बोले करना क्या? बोले खाली खेती करना है, एग्रीमेंट बना लो छोटा सा। बड़ा एग्रीमेंट किसान डरते हैं, छोटा बना 4 लाइन का कि मैं इस खेत पे अगले 100 सालों तक खेती करूं। सारी कार्बन क्रेडिट किसके पास आ गई? तो ध्यान रखना, कार्बन क्रेडिट किसको कहते हैं? जितनी CO2 हम हमारी फसलों के द्वारा या पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कार्बन क्रेडिट। और कार्बन क्रेडिट किस काम में आती है? कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा हानिकारक उद्योग फैक्ट्री स्थापित करता है जो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, जहां भी दहन होता है, जहां भी कोई चीज जलती है, वहां से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना? तो जो भी पेट्रोल डीजल गैस या लकड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारे उद्योग क्या पैदा कर रहे हैं? CO2। और उसको अवशोषित करने जितनी जंगल लगाना या फसलें उगाना कार्बन क्रेडिट कहलाती है। और उस व्यापारी को अब आने वाले समय में, आज से 5-10 साल बाद लागू हो जाएगा सिस्टम, हुआ तो 5 साल में ही हो जाएगा, बीजेपी की सरकार रही है ना। तो वो कार्बन क्रेडिट किसके पास रहेगी? किसानों का। अपन तो फ्री में दे रहे हैं ना, अवशोषित करके, उसके पैसे भी मिलेंगे फिर, पर उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नहीं तो कंपनी वाले 10 साल पहले आके साइन करा चले जाएंगे, कार्बन क्रेडिट लूट जाएंगे। ध्यान रखना, कोई आए तुम्हारे गांव में, समझा कर रखना उनको, ये देना नहीं है। खेती तो करना ही है अपने को, वो तो बंद हो ही नहीं सकती। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। मेरे गांव में आज से 10 साल पहले से मुंबई के और इंदौर के लोगों ने आके जमीनें खरीदना शुरू की। मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस फुटले गांव जहाँ बस भी नहीं जाती है, वहां ऐसे दूर मुंबई का आदमी आके 50 बीघा जमीन खरीद गया। उसको क्या ही करना, और क्या खरीद के गया? ये जो अपने डूंगर आते हैं कि नहीं, बल्ली बल्ली, जहाँ पत्थर ही पत्थर, कुछ नहीं उगता, भैंसे चारा खाती रहती। अच्छा, वो खरीद गया और उस मालिक से क्या कह गया कि इसको चराते रहना भैंसों को, चिंता मत करना, तुम्हारी ये जमीन, तो हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब 2022 कोविड के बाद पता चला कि वहां पे सुजलोन एनर्जी का फार्म बनेगा, जिसमें पवन चक्की लगेगी, सोलर ऊर्जा लगेगी और एक एथेनॉल का प्लांट डलेगा। पर किसानों को जब तक ये बात समझ में आई, तब तक तो वो 25-25, 33 हजार रुपए बीघा में सारी जमीन बेच चुके थे। अब जिसने बचा ली उसकी जमीन के रेट आ रहे 14 लाख 15 लाख रुपए बीघा। हो गया ना खेला? तो ध्यान रखा करो, है ना। कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कार्बन क्रेडिट का ध्यान रखना, घर वालों को समझा देना, कहीं भी साइन वाइन नहीं करना।